हेलो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया टिल द एंड ऑफ कंपनी रूल एंड हाउ द पावर्स वर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द क्राउन नाउ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल और उसके अंडर आए एक्ट्स और लेजिस्लेशंस को। सो क्राउन रूल इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम 1858 टू 1947 और उसके अंडर हम देखते हैं दो सेट ऑफ मेजर एक्ट्स विच वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तीन एक्ट्स, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट्स, अगेन थ्री एक्ट्स, along with Indian Independence Act जो हम डिस्कस करेंगे. So without further ado, we'll begin with the very first act which is the Government of India Act 1858. इसको उन्होंने मेंशन किया एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दे डिस्कस्ड अब कि अब तो हम डायरेक्ट क्राउन से इसको रूल करेंगे और अब इंडिया का बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है. And that is how they described Government of India Act 1858 as Act for the Good Government of India. इसी के साथ उन्होंने जो फीचर्स मेंशन किए दैट वाज इट एंडेड द डबल रूल एंड अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंट्रोल. तो जो डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको उन्होंने अबॉलिश कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से ख़त्म कर दिया. Now India was to be governed by and in the name of Her Majesty Queen Victoria जो उस टाइम पर इंग्लैंड की क्वीन थी. ये उन्होंने एक्ट में मेंशन किया कि अब जैसे हम कहते हैं कि ऑल दी गवर्नमेंट एक्ट्स आर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, या हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ मेजर एक्ट्स आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वैसे ही जो इंडिया की गवर्नेंस होगी दैट विल बी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी क्वीन विक्टोरिया. अनदर चेंज विच दे ब्रॉट वाज इन द नॉमेनक्लेचर अगेन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वापस से बना दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट गाय टू बी वाइसराय वाज लॉर्ड कैनिंग, हु इज़ नाउ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. एंड क्योंकि अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया, दी नीड सम मशीनरी, सम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन. सो उसी के लिए उन्होंने एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया अलॉन्ग विद अ 15 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ही. एंड ही वॉज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट हु वॉज गिवन कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज़ व्हाट वी सी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिससे उन्होंने अब क्राउन रूल की इंडिया में शुरुआत कर दी. नेक्स्ट अप वी सी द फर्स्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. नाउ इसी एक्ट के बाद हमें समझ आया कि नाउ द ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट दे नीड टू सी कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस टू एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन, यानी अगर उन्हें इंडियंस पर रूल करना है तो उन्हें इंडियंस की मदद लेनी होगी, और वही हमने आगे आने वाले एक्ट्स में देखा. The very first feature here is the portfolio system which was introduced by Lord Canning. Portfolio system जो एक बहुत ही famous common tool है जो different forms of government में use होता है, वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने इन इंडिया इन 1859, जब उन्होंने अपनी वायसराय काउंसिल के मेंबर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया एंड दे वर गिवन द पावर्स टू गिव फाइनल ऑर्डर्स. जैसे आज हम देखते हैं कि फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास है या मिनिस्ट्रीज़ का पोर्टफोलियो किसके पास है, तो ये आइडिया 1859 से इंडिया में शुरू हुआ था. नेक्स्ट वायसराय की काउंसिल को और एक्सपैंड कर दिया गया और इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पोजीशंस पर नॉमिनेट किया जाने लगा. एंड द फर्स्ट 3 मेंबर्स टू बी दैट द फर्स्ट 3 नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ वायसराय वर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये 3 मेंबर्स से वो शुरुआत होती है. एंड नाउ द गवर्नमेंट इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब आयरॉनिकली जो पूरा कंपनी रूल था दैट वाज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन, कि कैसे सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नर जनरल में सीमित कर दी जाए ताकि वही पूरी टेरिटरी का ध्यान रखे. लेकिन अब उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया, डेलीगेशन ऑफ पावर शुरू कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो पाए. और ये हमने उसी चीज़ से शुरुआत किया जहाँ छोड़ा था, रिस्टोरिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो चार्टर 1833 से पूरी तरह छीन ली गई थी. डिसेंट्रलाइजेशन में ही अगला कदम जो उनका था विच वाज न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई प्रोविंशियल लेवल पर. इट वाज लाइक ग्राउंड लेवल अब गवर्नमेंट शुरू हुई. जैसे अब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई. एंड द फर्स्ट 3 प्रोविंसेस टू गेट दैट वाज बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब.
Next we see is that the viceroy was empowered to issue ordinances during emergency without legislative council. However, that had a life of only 6 months. So this is what we see under the Council Acts of 1861. 5 major features. Next we have Indian Councils Act 1892. इसका important feature है that it made limited and indirect provisions for use of elections in filling some non-official seats. यानी अब elections को इधर उधर थोड़ा थोड़ा देखा जाने लगा. Limited और indirect क्यों? Because there was no universal adult franchise नहीं थी. सबको वोट नहीं दिया जा रहा था. जो वोटर्स थे वो बहुत ही लिमिटेडली सिलेक्टेड थे, चाहे वो इनकम ब्रैकेट पर हो, टैक्स ब्रैकेट पर हो या फिर कम्युनिटी ब्रैकेट में हो, राइट. So here what we see again is expansion of Indian members, non-official members, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, जो हमने देखा अभी बनाई गई. नाउ ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सिलेक्ट कैसे हो रहे थे? अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, सो दे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसराय along with the recommendation from provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce. और अगर हम provincial legislative council की बात करें, they were nominated by the governor of that province on the recommendation of district boards, municipalities, trade associations. So what we see here is a lot of discussion and deliberation जो शुरू हो गया है. That is a very important feature of decentralization. जितने ज़्यादा stakeholders का हम viewpoint ले सकें, that is what is decentralization, right? Next we see is there's an increase of legislative function of legislative councils. उनको budget की power दी गई. Now an important point from prelims point of view is the system of budget was introduced in the country in 1860. जैसे एक ऊपर important point हमने देखा that the portfolio system which was introduced by Lord Canning in the country in 1859. In the Indian Councils Act 1861, here we see the system of budget was introduced in the country in 1860. So this was it for इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. इसका मेजर फीचर यही था कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट. Next up we have Indian Councils Act 1909, which are very famously known as the Morley-Minto reforms. Here Morley was the Secretary of State to India and Minto was the Viceroy of the country. Now the first feature talks about again the increased size of both central legislative council and provincial legislative councils. One feature that we see is that central legislative council में अभी भी majority official members की थी, official members यानी कि Britishers की. However provincial legislative council में अब majority non-official members की थी यानी कि Indians की. और उसी के साथ इन दोनों के ही deliberative functions बढ़ा दिए गए, यानी कि अब कोई एक इंसान, एक अथॉरिटी के हाथ में पावर नहीं है. पूरी काउंसिल्स या पूरी टेबल्स, पूरे कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए जा रहे हैं टू मेक अप डिसीजंस. Another important thing and as a fact from prelims we see is that for the first time an Indian was appointed to the Viceroy's Executive Council. अब तक जो भी expansion हो रही थी वो Legislative Council में हो रही थी, पर Viceroy के Executive Council में एक Indian को appoint किया गया, who was Satyendra Prasad Sinha, who was the law member to the council. And the very controversial point, separate electorates for the very first time were introduced in the country, which legalized communalism by giving separate electorates to Muslims. And that is the very reason Lord Minto is called father of communal electorate for India. अब what is this electorate? इसमें हमेशा confusion रहती है reservations में और electorates में. Reservation का मतलब है if I say that one constituency is reserved for Muslims in today's time, अगर हम कहें, it means that the candidates by all political parties will belong to Muslims. But if I say there's a separate electorate for Muslims, यानी कि वहाँ पर सारे candidates भी मुस्लिम होंगे और जो वोट देने वाले हैं वो भी मुस्लिम्स होंगे, यानी both candidate and voters will only belong to one community. However, जब हम reservation की बात करते हैं तो only the candidates belong to the particular reserved community and not the voters. सारे लोग उस constituency के वोट करते हैं. लेकिन अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो मिलकर एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही चूज करेंगे. दैट इज हाउ द सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट बिगैन इन द कंट्री. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. नेक्स्ट वी सी इज द सेकेंड इन द सीरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919.
एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम यहाँ देखते हैं इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट देयर ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. सो दे समहाउ से कि अब तो हम जो भी एक्ट इंडिया में कर रहे हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया में एक समझदार सरकार का एस्टैब्लिशमेंट कर जाएं, उनका एक निर्माण कर जाएं. आई डोंट आयरॉनिकली मे बी. एनीवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को फेमसली कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें मोंटेग्यू इज सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री एंड चेम्सफोर्ड was the viceroy. Important features of Government of India Act 1990s include introduction of diarchy, again a double government rule, जिसके तहत इस एक्ट ने क्या किया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए. जस्ट एज वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसी के साथ वी हैव ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स. इसको बहुत सीरियसली याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट बाद में जाकर अनसक्सेसफुल प्रूव होता है और फिर कभी भी रियलिटी नहीं बनता. सेकेंड पॉइंट व्हाट वी सी इज दैट देयर वाज सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक और कदम. And importantly, we see introduction of bicameralism in the country. The Indian Legislative Council, जो वायसराय की थी, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है by upper house, which was the Council of States, and by the lower house, which was the Legislative Assembly. Now the Viceroy's Council, Executive Council, Satyendra Sinha के बाद अब half of the Viceroy's Executive Council were actually Indians. And then again controversially separate electorates Muslim के बाद introduce किए जाते हैं for 4 more communities, which were Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. For people who don't know about Anglo-Indians are actually people who have a descent of both Indians and British, यानी जिनके parents हो सकता है एक पेरेंट इंडियन हो, एक ब्रिटिशर, एक पेरेंट ब्रिटिश हो, या जो खुद इंडियन पेरेंट्स के बच्चे बाहर पैदा हुए हैं. So it's like the people who have a blood and a race which is of combination of an Indian and a British parent, those are Anglo-Indians. Britishers को actually Anglo कहा जाता था. So yeah, that is what this means. Next up is actually a factual point that a High Commissioner for India was made in London, जिसको secretary की कुछ powers दी गई. Central Public Service Commission बनाया गया. Maybe इसी की lines पर we have an evolved UPSC today. And importantly, this Central Public Service Commission was made on the recommendation of Lee Commission on Superior Civil Services in India. And then what we see is that इसी एक्ट में लिखा गया था that एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी जो इस रिपोर्ट में आए गए फीचर्स पर बाद में ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि ये फीचर्स कितने सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हैं. बिकॉज हमने यहाँ पर बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स देखे. हमने देखा कि डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई, बायकैमरलिज्म आया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और कम्युनिटीज़ को दे दिया गया. तो उन्होंने कहा आफ्टर अ डेकेड इन 1929 विल हैव अ कमीशन हु विल चेक ऑन दिस experiments. However, I don't know कि क्यों उनसे वेट ही नहीं हुआ. And in 1927 we see the statutory commission in the form of Simon Commission. However, again this was a very controversial commission because ये commission इंडिया को ऑब्जर्व करने आई थी, but it was an overall British commission जिसके सातों members सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स थे. एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न इट वाज एब्सोल्युटली बायकॉटेड बाय ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. नेवरदलेस उन्होंने अपना रिसर्च किया एंड दे टेबल्ड अ रिपोर्ट इन 1930 जिसमें उनकी सजेशंस थी कि भाई डायआर्की तो हटा दो. दैट इज़ आई सेड कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रेजिडेंस सब्जेक्ट इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें बिकॉज इट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली फेल्ड एंड नेवर केम ऑन टू ग्राउंड. However, what news they suggested was establish a federation of India, federalism of India, and then continue with communal electorates. As we know, famously know कि Britishers का एक ही रूल था, divide and rule. अब इस टेबल रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए what the British did was arrange 3 round table conference which are very famous, जिसमें representatives थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के और प्रिंसली स्टेट्स के. वी सी कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट नहीं माना. दे ऑलवेज कंसिडर्ड देम इंडिपेंडेंट एंटिटीज़. इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल थी और बहुत सारे इवेंट्स से लेडन थी. हावेवर ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है.
उसके बाद एक पेपर पब्लिश किया गया विच वॉज कॉल्ड वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विच वॉज सेंट टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिससे इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक और भी हॉट इवेंट जो हमें डिस्कस करना है वॉज कम्युनल अवार्ड। आउट ऑफ नोवेयर अगस्त 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रैमसे मैकडोनाल्ड एक स्कीम लेकर आते हैं जिसको वो नाम देते हैं कम्युनल अवार्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आफ्टर गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स एंड सिख्स, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, नाउ दे वांटेड टू गिव दिस टू डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि एससीज एज वेल। However, at this time, Gandhiji said, no, this is, the end of patience, and he went on to a fast unto death in the Yarrawadu jail. And इसी के बाद what we see was Pune Pact in between the Congress and B.R. Ambedkar. Congress के यहाँ representative थे Madan Mohan Malviya, and Ambedkar, who was considered the leader representative of the SC community. And they agreed that okay, we'll not have a separate electorates for depressed classes and we'll retain the Hindu electorate with reservation for SCs. That is what we can accept. However, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था और ब्रिटिशर्स कोई स्टेक होल्डर्स भी नहीं थे। इट वॉज अ पैक्ट बिटवीन अम्बेडकर एंड कांग्रेस, एंड द रीज़न बीइंग अम्बेडकर ने ये प्रपोजल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि हम ऑब्वियसली डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो वी सी द नेक्स्ट विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अपने आप में, लाइक because it was not only most lengthy and detailed with 321 sections and 10 schedules, but also one of the act which influenced the Indian constitution the most. इसका फर्स्ट प्रपोजल था फॉर्मिंग एन इंडियन ऑल इंडिया फेडरेशन, कि प्रोविंसेस बनाओ, प्रिंसली स्टेट्स, उनकी लिस्ट अलग अलग लाओ। हाउएवर अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने ये पूरा आइडिया रिजेक्ट कर दिया और इसे कभी भी रियलिटी में आने नहीं दिया। नेक्स्ट वी सी इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरकी विच वॉज सजेस्टेड कि प्रोविंसेस में इसे अबॉलिश कर दो, हम प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लाएंगे, जो वो लाए भी इन 6 more provinces, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस विच इज़ टुडेज यूपी। और उन्होंने कहा सेंटर में वील हैव फेडरेशन, we'll have transferred subjects and reserved subjects and their entire idea. However, because ये ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया प्रिंसली स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, ये आइडिया भी कभी रियलिटी नहीं बन पाया। सो दिस इज़ अबाउट द ऑल इंडिया फेडरेशन पॉइंट। Now, despite the Pune Pact, the Britishers brought in communal representation and separate electorates for 3 more communities, which was SC, women and workers or the labor class. इसी के साथ उन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी, और एक न्यू टीम ऑफ एडवाइजर्स उसके लिए